तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो भारत में आती है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में से एंट्री करके जब भारत में आती है तो वो व्यापार के उद्देश्य से आती है, तो उसे कहते हैं हम उपनिवेशवाद काल। तो यहाँ पर हम जो थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं वो युग के अनुसार ही, युग बाई युग, एज बाई एज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वैदिक काल में हमारी स्त्रियों की कंडीशन क्या थी। एक पॉइंट रह गया मेरा कि वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी। कहने का मतलब है कि वैदिक काल में स्त्रियों का, वैदिक काल जो स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग काल था, स्वर्ण काल स्त्रियों के लिए वैदिक काल था, स्वर्ण युग। और क्या कहते हैं उसको, जो मध्ययुगीन काल है वो स्त्रियों के लिए काला युग, अंधकार वाला युग। तो ये दो चीज़ भी इसको डिफ्रेंशिएट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्त्रियों के लिए, वैदिक काल और मध्ययुगीन काल। तो बात हो रही है एज बाई एज, काल बाई काल, काल के उपरांत काल में स्टार्टिंग से लेके आज तक, यानी कि उपनिवेशवाद काल तक हम आ रहे हैं। तो जो हमारी मध्ययुगीन काल में स्थिति थी, स्त्रियों की बहुत ही शोचनीय स्थिति मानी जाती थी। वो स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो आने की जो आशा दिखाई देती है वो उपनिवेशवाद काल है ना, इसको उपनिवेशवाद काल यानी अंग्रेज आए। तो इस काल के दौरान में जैसे हमारी सती प्रथा की सिस्टम है, दहेज प्रथा तो नहीं, बाद में सॉरी, सती प्रथा है और विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह, ये कई सारी सामाजिक बुराइयां उस समय प्रचलित थी काफ़ी स्तर पर। तो उपनिवेशवाद काल जब अंग्रेज़ लोग आ गए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी मानेंगे हम, 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, जैसे आप जानते हैं राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, विपिन चंद्र पाल, कई सारे विद्वान ऐसे थे। और हमारे क्या नाम है तुम्हारा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो 19वीं शताब्दी के विद्वान और उपनिवेशवाद काल जो सम्मिलित रूप से, तो इसमें क्या है कि जैसे सती प्रथा का जो प्रचलन था शुरू से, तो वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से उसको समाप्त किया गया। तो स्त्रियों के हित और स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों की स्वतंत्रता पैदा करने के लिए जो सबसे पहला कदम हमारे यहाँ भारत में उठाया गया है अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज जो गवर्नर वायसराय उस समय हमारे यहाँ पर थे, 1829 ईस्वी की बात है। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ज़माने की बात है, तो सती प्रथा को समाप्त किया गया। एक कानून बनाया गया कि सती प्रथा निषेध कानून 1829। तो इसी तरह से बाल विवाह, स्त्रियों की जो एज, विवाह की आयु थी वो काफ़ी सारी घट चुकी थी, तो उसमें भी एक कानून बनाया गया 1829 का एक कानून, यानी कि 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। सती प्रथा कानून बनने के 100 साल बाद 1829 में सती प्रथा और 1929 में क्या कहते हैं इसको, बाल विवाह निरोधक कानून बनाया गया। तो ये स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों के सम्मान को बनाए रखना या बनाने के लिए ये सारे कानून पारित किए गए, काफ़ी सारी बुराइयों को समाप्त किया गया। और जैसे विधवा पुनर्विवाह है, उसको भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, हमारे बहुत अच्छे राइटर, लेखक भी हैं, समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह को पुनः लागू किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह आप समझ रहे होंगे
विधवा पुनर्विवाह को कहा जाता है। जो स्त्री का पति गुजर जाता है, स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो विधवा हो जाती है। तो सामाजिक कुरीतियों के अनुसार उस विधवा को इस विधवा को अशुभ माना जाता है। उस विधवा को ऐसी कई सारे शब्दों से उसको पुकारा जाता है, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं, विचार बुरे हैं समाज के, उन सभी चीज़ों को थोप दिया जाता है स्त्री के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है, जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है वो स्त्री विधवा कहलाती है, और वो दोबारा अपना किसी पुरुष के साथ चाहे तो विवाह नहीं कर सकती। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ये जो इस विधवा विवाह को पुनः प्रचलित किया गया, ताकि उसकी पूरा जीवन ऐसे ही परेशानियों में ना कटे और उसको सहयोग की भावना के अनुसार उसका जीवन, स्वतंत्रता की भावना से उसका जीवन सुचारू चलता रहे। क्योंकि हमें क्या है, हम जब हमारा जो सोच है, हमारी जो सामाजिकता है, हमारी सोशलाइजेशन जो है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं स्त्री के मामले में हम कहीं ना कहीं पक्षपात अवश्य जरूर करते हैं, आज के आधुनिक समय में भी। और वो ही सारी जितना भी हम मान लो आधुनिक बन जाएं, कितनी भी हम एडवांस हो जाएं चीज़ों में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है कभी भी पक्षपात की भावना या पक्षपात का विचार हमारे मुंह से, हमारी ज़बान से निकल ही जाती हैं चीज़ें। तो वो कारण क्या है? वो कारण है पुरानी हमारी विचारधारा जो पीछे से चलती है भाई ये। क्योंकि इसको अभी मस्तिष्क में इस विचारधारा को बिल्कुल ही संपूर्णता से ख़त्म होने में भी आगे समय लगता। तो अभी ऐसा समय नहीं आया है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क या विचारधारा में ये विचार पैदा हो कि स्त्री की जो क्या कहते हैं, स्त्री को जो सोचा जाता है वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, ये विचारधारा क्या कहते हैं घर कर, अभी दिमाग से अब वो सारी चीज़ें निकलती नहीं है। चाहे हम कितने भी आधुनिक शिक्षित बन जाएं, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे ही कभी भी हम कुछ ना कुछ इस तरह से कह देते हैं कभी कभी भी, इतने समझदार होने के बाद में भी, कि स्त्री पुरुष से कमज़ोर है, वस्तु के समान, इस तरह की जो विचारधारा। तो क्या है कि ये जो हमारे पहले से परंपरागत रूप से स्त्री को सोचा गया है वो उसका एक परिणाम है। तो ये है सारी चीज़ें कि भी हम स्त्री, अब जैसे कि स्त्री में जो वर्तमान भारत में लैंगिक विभेद और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है, जब हम किसी चीज़ की अति पे चले जाते हैं, हम किसी चीज़ को यहाँ पे हम जब स्त्री की बात है तो स्त्री को हम एक किनारे पर खड़ा कर देते हैं, एक छोड़ देते हैं, उसे एक छोर पर खड़ा करके उसको हम क्या कहते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। जब हम स्त्री को इग्नोर करके चलते हैं, जो कि एक परिवार का एक बराबर का हिस्सेदार होती है, परिवार में बराबर की हिस्सेदार है, विवाह में बराबर की हिस्सेदार है, नातेदारी में बराबर की हिस्सेदार है, और उसको ही हम जो है क्या एक किनारे पर खड़ा कर देते हैं उसको, और हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या है, वर्तमान में लैंगिक विभेद को समाप्त करना और महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत, क्योंकि महिला को सशक्त बनाना है। महिला के दिमाग में जो भाग्यवादी विचारधारा परंपरागत रूप से पनपी हुई है या पनप चुकी है शोषण के कारण, उसको समाप्त करना है महिला सशक्तिकरण। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये आज भी वर्तमान में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, ताकि हम स्त्री को एक तरीके से क्या है कि महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो उद्देश्य होता है या उसका जो मतलब हो, उसका मतलब ये है कि हम स्त्री को क्या कहते हैं, जैसे डिपेंडेंट, निर्भर, आश्रित,
और दूसरा शब्द है इंडिपेंडेंट, निराश्रित, स्वतंत्र लाइफ में। तो महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम महिला को इस तरह तैयार करें मेंटली, फिजिकली, कि स्त्री जो है बिना पुरुष के भी ऐसी स्थिति में, जैसे विधवा विधवा स्त्री है, उसको हम इस तरह से कैपेबल बनाएं, उसको हम इस तरह से क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट करें उसको हम, कि वो अपने जीवन में या अपने जीवन को सही प्रकार से निर्वाह अपने जीवन का कर सके, या अपने जो पुत्र संतानों का भी निर्वाह कर सकती है, वो किसी पर निर्भर ना रहे। ऐसी स्थिति स्त्री के साथ पैदा करते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था करते हैं, उसकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा, या आर्थिक ज़रूरतें उसकी किस तरह से पूरा हो सकती है, उसका समाधान, उसकी राजनीति की ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, उसकी सामाजिक ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं हम, उसकी शैक्षिक जो भी चीज़ें हैं, रोज़गार से संबंधित जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, हम उन ज़रूरतों को किस प्रकार स्त्री को दे सकते हैं, या अपने सम्मान के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम, या जैसे कहते मतलब स्त्री अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, जिनका पालन किया, ये कार्रवाई है इसमें, ये टोटल महिला सशक्तिकरण है कि हमें महिला को स्वतंत्र बनाना है, हमें महिला को इंडिपेंडेंट यानी किसी पर निर्भर नहीं रहना, अपने बलबूते पर ज़िंदगी चलानी है, जीवन यापन करना है एक अच्छे तरीके से। तो महिला सशक्तिकरण का भारत में या पूरे वर्ल्ड में ही इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs वगैरह ये काम करते हैं, महिलाओं के सहयोग के लिए हैं ये सारी चीज़ें। महिलाओं के सहयोग के लिए, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित काफ़ी सारी समितियों का निर्माण हो चुका है, अब तक काफ़ी सारी संस्थाओं का निर्माण हो चुका है। तो ये जो है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एम्पावरमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर हम स्त्री को बराबर एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, बिना किसी के दिए सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, शिक्षा के द्वारा। तो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव योर गोल, आवर गोल। तो हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं एक साधन के द्वारा, वो साधन है एजुकेशन। तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा जरूरी जोर जो दिया जाता है वो दिया जाता है एजुकेशन पर, कि जब हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारी मजदूर महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको हम शिक्षित करें, उनको हम पढ़ाएं, उनके लिए हम ऐसे केंद्र खोलें, ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि वहाँ पर जो अनपढ़ है, निरक्षर जो स्त्रियां हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है और वहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है। तो क्या है कि शिक्षा जो नॉलेज या शिक्षा, एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन से क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास आदमी को आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास जो चीज़ होती है, एजुकेशन से जो विश्वास, जिसका मतलब एक तरीके साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक है ये विश्वास, ये वो विश्वास नहीं, भाग्य वाले विश्वास की बात नहीं की है, इससे अपोजिट है। जो भाग्य है, भाग्य से अपोजिट है ये विश्वास, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंस है ये। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये एजुकेशन से प्राप्त होता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशंस आते हैं व्यक्ति में,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन, तो कहने का मतलब ये है महिला सशक्तिकरण का सबसे ज़्यादा जोर जो होता है वो एजुकेशन पे है। जब हमारी स्त्रियां, औरतें, लड़कियां एजुकेटेड होंगी तो क्या है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो अनुकूल होती हैं। इस पुरुष के साथ साथ कदम चाल कर सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य, एजुकेशन से बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, मल्टी बेनिफिट्स, सॉरी, एजुकेशन से मल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं। मल्टी बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। मेंटली हेल्दीनेस, फिजिकल हेल्दीनेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एजुकेशन से काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर बेनिफिट्स पैदा हो जाते हैं। तो वो क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बनाते हैं, एक प्रेरणा जागृत होती है। वो सारी चीज़ें हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो गोल है वो है एजुकेशन, कि स्त्रियां जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी उतनी ज़्यादा स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस होंगी, आर्थिक क्षेत्र में आगे चलेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाएंगी, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में आगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं लैंगिक विभेदीकरण या लैंगिक असमानता में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।